हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त जीत की है। तो चलिए बिना देर किए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। 2008 के ग्रुप के दोस्त जो सालों बाद मिले थे, सब अपनी अपनी जॉब, परिवार और जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। दोस्त और उनके परिवार वाले कुल मिलाकर लगभग 20 लोग थे। हंसी मजाक के बीच अचानक अंकित ने स्कूल के दिनों की एक पुरानी बात छेड़ दी। बस फिर क्या था, सब एक दूसरे को देखने लगे। उनकी ये अजीब सी चुप्पी परिवार वालों को भी चुभने लगी। तभी जीत की पत्नी दिव्या ने पूछा, अरे अचानक आप सबको क्या हो गया? लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ सेकंड के बाद जीत ने गहरी सांस ली और वो चुप्पी तोड़ते हुए बोला, ये बात 2007 की है, जिसे याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। उस वक्त हम स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। हम 8 दोस्त थे जो हर शरारत, हर मुसीबत और हर खुशी में हमेशा साथ रहते थे। हम थे अंकित, देवा, ऋक, दीप, रुद्र, हेमंत, न्योर और मैं जीत। और जो भी हम शरारत करते वो एक साथ ही करते। 10वीं की एग्जाम पास थी और हम रोज सुबह 4:30 बजे ट्यूशन के लिए घर से निकलते थे ताकि अच्छे रिजल्ट ला पाए। लेकिन उस अनहोनी हादसे के ठीक 2 दिन पहले अंकित ने नई BSA साइकिल खरीदी थी। उस वक्त एक साइकिल होने का मतलब आज के अनुसार एक बाइक होने के बराबर होगा। साइकिल को देखकर हम सबको जैसे नशा सा चढ़ गया था। ट्यूशन जल्दी जाने का तो बहाना था। ट्यूशन खत्म होने के बाद कौन पहले साइकिल चलाएगा, कौन सबसे तेज चलाएगा, इसी की रेस लगी रहती थी। एक दिन ट्यूशन सर की तबीयत अचानक खराब हो गई और क्लास रद्द हो गई। लेकिन हमें ये बात ट्यूशन पहुंचने के बाद ही मालूम चली। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। हम सब साइकिल लेकर नदी के किनारे पहुंच चुके थे। चारों तरफ था अंधेरा, घना अंधेरा, हल्की हल्की कोहरा और नदी से आ रही थी अजीब सी ठंडी हवा। हमने तय किया कि आज सब बारी बारी से साइकिल चलाएंगे और अंकित को साइकिल चलाने के लिए अच्छी चीजें खिलाने की घूस दी गई। नदी के किनारे हम सब हंसते हुए नंबर तय कर रहे थे। कौन पहले साइकिल चलाएगा, कौन बाद में और कौन उसे साफ करेगा। अचानक नदी से एक आवाज आई, जैसे काफी बड़ी मछली तैर रही हो। इतने जोर की आवाज थी कि हमारी हंसी एक पल में दम घुट कर वहीं मर गई। ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से कुछ भारी उछाल दिया हो। हम सब हक्के बक्के रह गए। नदी की लहरों की आवाज धीरे धीरे किसी की सिसकिया जैसी लग रही थी। और तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके हमारी रूह कांप जाया करती है। कुछ पल के लिए हम सब सन्न रह गए, लेकिन उस दिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। हमें क्या पता था कि यही जगह हमारी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाली है। देवा ने उस जगह पर फुसफुसाया, इतनी बड़ी मछली? हम सब धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी जाने पर नदी किनारे हमें एक शमशान दिखाई दिया। आधे जली लकड़ियां, काली पड़ चुकी जमीन और ठीक बीचों बीच एक आधे जली चिता। लेकिन वो चिता ऐसी नहीं थी जिसे पूरी रस्म के साथ जलाया गया हो, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने जलाते जलाते अचानक छोड़ दिए हो। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात ही किसी को यहाँ लाया गया हो। आग जलाई गई और फिर आधे रास्ते में ही सब कुछ छोड़कर कोई भाग गया हो। मैंने जब पास जाकर थोड़ा ध्यान से देखा तो मेरे कलेजे में डर उतर गई। उस चिता पर एक आदमी का शव पड़ा था। पूरा नहीं जला हुआ,
हुआ ना ही पूरी तरह राख बना हुआ। शरीर का मांस जगह जगह से उखड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मांस को नोच कर अलग कर दिया हो। हड्डियां अभी भी आग की गर्मी से काली पड़ रही थी, लेकिन लाश पूरी तरह जली ही नहीं थी। वो शायद किसी की अधूरी मौत थी। ये सब देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा दिल ने कहा, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, दूसरों को भी आगे जाने से मना करने लगा। लेकिन तभी एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उस चिता में कुछ हिला हो, काफी हल्का, काफी धीमा, और इतना काफी था मेरी सांसें रोकने के लिए। मैं डर से वहीं जम गया। उसी पल भाई ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? आगे चल। मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि हवा में अब भी जली हुई हड्डियों की अजीब सी तीखी सड़ी हुई गंध तैर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गंध सिर्फ हवा में नहीं, सीधे मेरी सांस के अंदर घुस रही है। मैं और भाई आगे की तरफ बढ़ते चले गए, और ठीक थोड़ी दूरी पर एक काफी पुरानी, काफी बड़ी छोड़ी हुई नाव थी। मोटी मोटी रस्सियां और जंग लगी हुई लोहे की जंजीरों से ऐसे बंधी हुई थी जैसे उस नाव ने कोई भयानक गुनाह कर दिया हो। नदी की लहरें उससे टकरा रही थी, और उसके साथ नाव के भीतर से रोने की धीमी आवाज आ रही थी, साफ, काफी साफ, सिसकियों जैसी दबी हुई, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी देवा ने कहा, सुना है ऐसी जगह पर लोग पैसे छुपा कर रखते हैं, अगर मिल गया तो किस्मत खुल जाएगी और हम सब मिलकर एक एक साइकिल खरीदेंगे। हेमंत हंसा। क्या? चलो देखते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो कुछ मिल जाएगा, और अंदर जाकर नदी भी देख लेंगे, आखिर इतनी बड़ी मछली कौन सी है। सबने धीरे धीरे हाँ में सिर हिलाया, हंसते हुए, एक दूसरे को डराते हुए, उल्टी सीधी बातें करते हुए हम नाव की ओर बढ़ गए। जैसे ही हम नाव पर चढ़े, कोहरा अचानक गाढ़ा होने लगा, इतना गाढ़ा कि आँख को हाथ सुझाई न दे। अब नाव के अंदर आते ही हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि नदी की आवाज अब हमारे कानों के अंदर बह रही थी, कभी इधर कभी उधर। और तभी हमने देखा नाव के एक सिरे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, काफी बूढ़ा, झुकी हुई कमर और फटी हुई धोती, बस इतना ही हल्का दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, वो स्थिर था, बस नदी की ओर घूर कर देखे जा रहा था। उनका चेहरा कोहरे में छुपा हुआ था, लेकिन उनकी मौजूदगी ऐसी लग रही थी जैसे हमें नहीं, हमारे अंदर तक देख रही है। हमारी हंसी उसी पल गले में अटक गई, किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और तभी उस बूढ़े ने धीमी, काफी धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? इस आवाज में इंसानियत कम और नदी की ठंडक ज्यादा थी। हम ठिठक गए। न्योर ने कांपते हुए कहा, तुम सबने कुछ सुना क्या? ये बात सुनते ही दीप ने कहा, बहम है शायद। अब डर के साये में हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। हम समझ ही नहीं पाए कि जवाब दे या चुप रहे। ये सोच ही रहे थे कि तभी नाव खुद ब खुद धीरे धीरे हिलने लगी। तभी हमने उस नाव पर एक बात महसूस की। उस बूढ़े को और पास खड़े हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम अब पत्थर के बन रहे हैं। हम सबकी सांसें चल तो रही थी, पर हवा फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। नदी के ऊपर कोहरा अब जमीन से उठकर हमारी आंखों में घुसने लग रहा था। हमने एक दूसरे की कलाई पकड़ी और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी हवा अचानक
ठंडी नहीं गीली हो गई और उस गीली हवा में एक फुसफुसाहट हमारे कान के बिल्कुल पास आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे गर्दन के पीछे फूंक मार दी हो। हम काम गए। हमने उस आवाज को नजरअंदाज किया और हिलती नाव में जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस बार वो आवाज नहीं फुसफुसाई, वो गरजी। तुम सब इधर आओ, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिलेगी। ये बात सुनते ही नदी के लहरें भी एक साथ नाव से टकराई, जैसे नदी भी उसका साथ दे रही हो। और सबसे डरावनी बात कि वो बूढ़ा हमारी तरफ देखे बिना हमसे बात कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि हम कहाँ खड़े हैं। ये बात हमारी हड्डियों में सिरन बनकर उतर गई। फिर हमारे डर को महसूस करते हुए वो बूढ़ा धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा और हमने जो देखा वो हमें आज भी डराया करता है। उस बूढ़े के सीने पर पुराने जख्म खुले हुए थे, कुछ सूखे और कुछ अभी भी ताजे थे। उसका मुंह जैसे दो अलग अलग चेहरे को जोड़कर बनाया गया हो। एक तरफ मांस झड़ चुका था और दूसरी तरफ नया मांस जबरदस्ती उग रहा था। उसकी एक आंख अपनी जगह से आधी बाहर थी और उसके मुख में जीभ जोंक जैसा धीरे धीरे हिल रहा था। वो जीभ हवा में कुछ सूंघ रहा था, हमारा खून। तभी उस बूढ़े ने अपने चेहरे का मांस नोचा और उसे नदी में फेंक दिया। फिर हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कान में बस खुला हुआ मांस था। वो फिर बोला, तुम्हारा मांस इससे बेहतर है। ये देखते ही हम सब जोर से चिल्लाए, इतनी जोर से कि हमारी आवाज कोहरे को चीरते हुए अंधेरे में कहीं गुम हो गई। और फिर हम बस नाव से भागने लगे। लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे नाव लकड़ी की नहीं बनी हो। वो नाव आज के दिन जिंदा हो गई है। नाव हिल रही थी, कांप रही थी, जैसे हमारे कदमों को महसूस कर रही हो। घना कोहरा हमारी आंखों में चुभ रहा था। अंधेरा हमारे चारों तरफ दांत गड़ा रहा था। हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, बस दौड़ते जा रहे थे। और उसी अंधेरे में हम सबको अलग अलग जगह चोट लग रही थी। कभी पैर लकड़ी से टकराया करता, कभी हाथ किसी नुकीली चीज से कट जाया करता। तभी दीप हमसे अलग हो गया और अगले ही पल उसकी चीख हवा में तैर गई। एक ऐसी चीख जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसका पैर नाव की सरी हुई लकड़ी में फंस गया था और एक ही झटके में उसका पांव का मांस फट गया। और उसी वक्त ऐसी आवाज आई जैसे गीली लकड़ी को चीर दी गई हो। दीप जमीन पर गिर गया और उसी पल खून नाव पर बहने लगा, गाढ़ा, गरम और इतना ज्यादा कि लकड़ी फिसलन भरी हो गई। खून हमारे पैरों तक आ गई थी। हमारी हालत देखकर उस बूढ़े के मुख पर खुशी की लहर थी, सुकून की हंसी। वो खून को सूंघने लगा। उसके मुख के अंदर वाली जोंक जैसी जीभ सीधे खून की तरफ झुका और वो खून को चाटने लगा। धीरे, काफी धीरे। उसके जीभ से खून को चाटने की आवाज हमारे दिमाग के अंदर कुछ अजीब तरह से पड़ रही थी। दीप के पैर से बहता हुआ खून लकड़ी की दरारों में घुस रहा था और वहीं से कुछ उभर भी रहा था। हमें साफ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमारे शरीर के ऊपर धीरे धीरे रेंग रहा हो, कोई ठंडी गीली चीज जो कपड़ों के अंदर घुसती जा रही थी। और फिर उस बूढ़े ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, हड्डियां थी। हम डर और घिन से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। हमने पूरी ताकत से चिल्लाया और बाहर की तरफ नाव से कूद गए। और तभी वो खून चाटने की आवाज और तेज हो गई, जैसे उसे अब हमारा स्वाद मिल गया हो। तभी खेत से दो आदमियों को हमारी चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आए
उनकी आवाज सुनते ही नदी एक पल के लिए शांत हो गई। पलक झपकते ही वो पूरा कोहरे में घुल तो गया, लेकिन एक डरावनी हंसी पीछे छोड़ गया था। दीप को नाव के पास से उठाया गया। उसका जख्म काफी गहरा था। हम उसे गांव तक ले आए। गांव वालों ने हमारी सब बात सुनी। गांव वालों का चेहरा डर से सन्न रह गया। उन्होंने कहा, वो नाव इंसानों के लिए नहीं है, वो नदी अब नदी नहीं रही। लोग इकट्ठा हो गए। अगले दिन नाव को जंजीरों से बांध दिया गया। शमशान के चारों तरफ मंत्रों से घेरा बनाया गया। मंत्र पढ़े गए। लोगों ने कहा, ये जगह अब अच्छी नहीं रही। और वहां पर आज भी अकेले कोई नहीं जाया करता। लेकिन आज भी उसी नदी के किनारे एक परछाई हिलती रहती है और हवा में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आया करती है। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी वो आवाज आपका नाम लेती है। अगर ऐसा हो तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो नदी नाम लेकर बुलाती है वो लौट आने के लिए नहीं बुलाती। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है कि मैं आपके लिए और ज्यादा डरावनी और सच्ची कहानियां ला सकूं। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।